यस, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मुगल एम्पायर। ठीक है, आज जो है हम जहांगीर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि मुगल एम्पायर को दो भाग में डिवाइड किया गया, अर्ली मुगल्स और लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स का जो टाइम पीरियड है 1526 से 1707 और लेटर मुगल जो है 1707 टू 1857। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है केवल जो है अर्ली मुगल्स, और हम जो है डिस्कस कर चुके हैं बाबर, दैट इज फ्रॉम 1526 टू 1530। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हुमायूं के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है देखो 1530 से लेकर 40। उसके बाद देखो 1555 से लेकर 56 तक, एक साल तक, मतलब 10 साल गैप के बाद, ऑलमोस्ट 15 ईयर, 40 के बाद जो है 15 ईयर गैप के बाद एक साल फिर से रूल किए थे। अब ये बीच में जो 15 ईयर्स क्या हुआ था, दिस इज द डार्क फेज ऑफ द मुगल पीरियड कहा जाता है। मुगल काल का ये डार्क फेज कहा जाता है। मैं बताऊंगा अभी क्या चीजें हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। Then we'll discuss about the Akbar, then we'll discuss about the Jahangir, then we'll discuss about the Shahjahan, and then we'll discuss about the Aurangzeb। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हुमायूं। हुमायूं के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है कितना है कि हुमायूं जो है दो बार आए थे। बीच में वो शेर शाह सूरी से हुमायूं जो है हार गए थे। तो 1530 से 40 10 साल, और फिर 1555 से 56 एक साल के लिए। तो 1530 से 40 ये 10 ईयर्स, एंड उसके बाद देखिए ये ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए आए थे। बीच में 40 टू 55 जो 15 ईयर्स है, दिस वाज द डार्क फेज फॉर द मुगल। मुगल एम्पायर का ये डार्क फेज कहा जाता है। ठीक है, तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था काबुल में 1507 में, और ये बाबर और महिम सुल्तान का बेटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हुमायूं का जन्म जो हुआ था 1507 में, कहां पे? काबुल में। काबुल दैट वाज इन अफगानिस्तान, दैट इज इन अफगानिस्तान। काबुल जो है कहां पे है? अफगानिस्तान में है, राइट, अफगानिस्तान में है। ठीक है, काबुल जो है अफगानिस्तान में है। उसके साथ साथ ही वाज द सन ऑफ बाबर। ठीक है, बाबर का बेटा, और महिम सुल्ताना, उनका मदर का नाम कौन है? महिम सुल्ताना। ठीक है, महिम सुल्तान। ठीक है, तो 1507 में उनका जन्म हुआ था काबुल में। बाबर और महिम सुल्तान का वो पुत्र थे। ठीक है, और जब उनको 23 साल हुआ था 29 दिसंबर 1530 में, वो जो है एम्परर बने थे। ऑन 29 दिसंबर 1530 में ही बिकम द रूलर मुगल एम्पायर। उनको उस टाइम पे जस्ट केवल जो है 23 साल जो है हुआ। ठीक है, एंड ही डिवाइड द एम्पायर अमंग हिज ब्रदर्स। एक है अस्कारी और एक है हिंडाल एंड कमरान। ठीक है, तो ही डिवाइड हिज एम्पायर इन हिज टू हिज ब्रदर। तो उसने साम्राज्य को अपने भाइयों, जैसे कि जिसका नाम है, एक है अस्कारी, एक है हिंडाल और एक है कमरान, मतलब अपने जो साम्राज्य था, अपना जो एम्पायर था, उसको वो विभाजित किए थे भाइयों में। ठीक है, एक है हिंडाल, एक है कमरान और एक है अस्कारी। ठीक है, उससे वो डिवीजन किए थे। ठीक है, देखो, अगर मैं हुमायूं के बारे में बात करूं तो उनका बैटल बैटल की बात करूं तो उनका बैटल जो है इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला जो है उनका बैटल के बारे में बात करूं, ठीक है, बैटल्स, युद्ध 1539 में, दैट इज बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, चौसा कहां पे है? वो है बिहार में। उसके बाद 1540 में और एक बैटल हुआ था जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ कनौज। कनौज कहां पे है? यूपी में है, यूपी में है। ठीक है, उसके बाद एक और बैटल हुआ था 1555 में, दैट इज बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, दैट इज पंजाब। बट ये दोनों बैटल को देखिए 39 और दैट इज 1540 में, किसके बीच में हुआ था? हुमायूं एंड शेर शाह सूरी में हुआ था। ये दो बैटल अगर मैं बात करूं, ये किसके बीच में हुआ था? हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी में हुआ था। हुमायूं एंड शेर शाह सूरी में हुआ। ठीक है, दोनों ही बैटल, बैटल ऑफ चौसा भी और बैटल ऑफ कनौज भी। ठीक है, कनौज यूपी में, कनौज अत्र के लिए फेमस है, परफ्यूम, परफ्यूम के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में फेमस है परफ्यूम के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो है बैटल ऑफ चौसा जो कि बिहार में है। तो देखिए, बैटल ऑफ चौसा में क्या हुआ था? हुमायूं एंड शेर शाह सूरी में लड़ाई हुई थी। ठीक है, लड़ाई हुआ, और इस समय शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था।
शेरशाह सूरी, सॉरी हाँ, शेरशाह सूरी डिफीटेड द हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। क्लियर है पॉइंट? जिसके बाद शेरशाह सूरी ने बिहार के ऊपर भी कैप्चर कर लिया था। अगले साल में 1540 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ कनौज हुआ था, जिसमें दोनों के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। यहां पर भी आप देख सकते हो कि शेरशाह ने जो है हुमायूं को कंप्लीटली हरा दिया था यहां पे कनौज में। उसके बाद कनौज यूपी उसको भी कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जो है 1540 में वो छोड़कर, हुमायूं छोड़कर जो है भारत छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर शेरशाह सूरी उसको पकड़ लेते तो उसको मार देते, तो मौत के डर से वो चले गए थे। फिर 1555 में हुमायूं वापस आए थे। कितने साल के बाद? 15 साल के बाद, 1555 में। और उस टाइम पे बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ था, ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ था। और ये जो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा मतलब पंजाब में है। और ये हुमायूं का बेटा के साथ, सॉरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी, शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी बीच में लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर जो है हुमायूं यहाँ पर जीते थे। किसको हराए थे? शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी को हराए थे। और उसके बाद हुमायूं फिर से रूल करना स्टार्ट किए थे। हालांकि 1556 में, इन द ईयर 50, अगले साल 1556 में उनका डेथ हो गया था। कैसे? कि उनका बड़ा सा लाइब्रेरी हुआ करता था, उस लाइब्रेरी से गिरकर उनका मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो ये तीनों बैटल को थोड़ा सा हम बात करते हैं। अभी देखिए, तो अब देखो द हुमायूं का मतलब क्या है? द वर्ड हुमायूं का मतलब है फॉर्चुनेट, यानी कि भाग्यशाली। हुमायूं का शब्द है भाग्यशाली। बट अगर इतिहास आप देखोगे, सबसे दुर्भाग्यशाली, ठीक है, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट, सबसे अनफॉर्चुनेट रूलर जो है हुमायूं है। नाम के हिसाब से, नाम में क्या रखा है, नाम के हिसाब से कुछ नहीं होता। कहने के लिए उसका मीनिंग, हुमायूं का मीनिंग तो जो है फॉर्चुनेट है, बट सबसे अनफॉर्चुनेट, सबसे मतलब दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली उसका मतलब सबसे दुर्भाग्यशाली जो है हुमायूं है। मैं बताऊंगा कैसे दुर्भाग्यशाली है, ठीक है। हालांकि हुमायूं वाज ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। हुमायूं जो है मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन एंड ऑल्सो एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। एक कुशल गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, ठीक है। एक कुशल गणितज्ञ एवं एक खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्र के बारे में उनको ज्ञान था और मैथमेटिक्स के बारे में उनको नॉलेज था, ठीक है। और देखिए, अभी मैंने बात किया था कि 1539 में जो बैटल हुआ था वो है बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। जो बैटल हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया था, वो बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था? हुमायूं was defeated by शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम जो है फरीद खान है और वो एक अफगान रूलर था। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम क्या है? फरीद खान। और ये जो है एक अफगान रूलर, ही वाज ए अफगान रूलर। तो ध्यान रखिएगा, 1539 में बैटल ऑफ चौसा की लड़ाई में हुमायूं और शेरशाह सूरी में हुआ था। शेरशाह सूरी का पूरा नाम जो है फरीद खान। उसने जो है किसको हराया था? हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। अगला बैटल जब हमने बात किया था कौन सा ईयर में? दैट इज 1540 में। नेक्स्ट ईयर कौन सा बैटल है बेटा? बैटल ऑफ कनौज। उसको ध्यान रखिएगा, ये जो बैटल ऑफ कनौज है उसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। उसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। कनौज जो है अत्र के लिए फेमस है, परफ्यूम सेंट के लिए फेमस है। सेंट, अत्र, परफ्यूम के लिए फेमस, राइट। तो उसको बिलग्राम भी कहा जाता है, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने कंप्लीटली डिफीटेड हुमायूं। यहां पर देखो, पहले बैटल जो चौसा में, बैटल ऑफ चौसा में भी दोनों के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था और शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, बट कंप्लीटली नहीं हराया था, उसने बिहार को कैप्चर कर लिया था। लेकिन बैटल ऑफ कनौज या बिलग्राम में कंप्लीटली जो है हुमायूं को हराया था और हुमायूं देश छोड़ के चला गया था। और यहां पर जो है हुमायूं अपना जो है शेरशाह सूरी अपना जो है सूरी डायनेस्टी का स्थापना किए थे। मतलब ही वाज द फाउंडर ऑफ द सूरी डायनेस्टी, सूरी वंश का स्थापना किया गया था। देखो,
कि यहां पर जो है लड़ाई शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से हरा दिए थे और सूरी राजवंश की स्थापना की गई थी। कौन सा ईयर में? 1540 में। तो यहां पर माइंड में चल रहा होगा आपके कि 1539 में ऑलरेडी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, तो दोबारा हराने की क्या जरूरत है? देखो, फर्स्ट बैटल में उसने बैटल ऑफ चौसा में बिहार को कैप्चर किया था, बिहार में हराया था। दूसरा जो है कनौज यूपी में हराया था। दोबारा हारने के बाद हुमायूं खुद जो है छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसको पकड़ा जाता तो उसको मार दिए जाते। दैट्स व्हाई वो खुद ही छोड़ के जो है चला गया था। क्लियर है पॉइंट? तो फाइनली यहां पर जो है सूरी वंश का, इसी बीच में सूरी वंश ने रूल किया था। तो मैं जो बता रहा था आप लोगों को, देखिए ये जो मैं बात कर रहा था कि 1530 से लेकर 40 और 55, तो ये जो 40 से लेकर 15 तक जो 15 साल है, ये किसने रूल किया था? सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी। तो उसी बीच में मुगल्स ने रूल नहीं किया था उस टाइम पे, सूरी डायनेस्टी। और इस फेज को मुगल का डार्क फेज, डार्क फेज और डार्क एज भी कहा जाता है। ठीक है, डार्क एज, डार्क फेज और डार्क एज भी कहा जाता है। मुगल का डार्क एज कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मुगल का कुछ नहीं चला था। शेर शाह सूरी ने आके हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं को 2 बैटल में हराने के बाद, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज के बाद, हुमायूं खुद जो है सिंहासन छोड़ के चला गया था और सूरी वंश हुआ था स्थापना। और सूरी वंश ने रूल किया था 40 से 55 तक, इसलिए उसको मुगल काल का जो है डार्क फेज कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, अब नेक्स्ट, हाँ, तो अब जो बात कर रहे हैं हम लोग, देखो अगला जो पॉइंट है, देखो यहां पर जो मैं बात कर रहा था कि आफ्टर टू कंटिन्यूअस डिफीट बाय शेर शाह सूरी, हुमायूं जो है ईरान चला गया था और वो एग्जाइल में, एग्जाइल मतलब अपने आप को छुपा के, अपने आप को छुपा के जो है 12 साल रहा था। क्यों छुपा के रहा था? क्योंकि शेर शाह सूरी को हुमायूं के बारे में खबर लगता, पता चलता, तो जाहिर सी बात है वो उसका हत्या कर देती, कंप्लीटली शार्प कर देता। ठीक है, इसलिए वो छुप कर अज्ञातवास, एग्जाइल के हिसाब से रहा था और लास्ट 3 साल में अपना आर्मी को रीऑर्गेनाइज्ड किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, एग्जाइल मतलब अपने अज्ञातवास, अज्ञातवास की बात आती है तो आपने महाभारत के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? सुने हो, पंचू पांडव जो है 1 साल के लिए अज्ञातवास करते हैं। ठीक है, अर्जुन जो है एक नर्तकी, भीम जो है कुक के हिसाब से, ऐसे याद आया पंचू पांडव। ठीक है, पंचू पांडव जो है अपना जो रियल आइडेंटिटी है वो छुपा के वो 1 साल तक रहे थे। आप लोगों को अगर महाभारत अगर देखे हो या कहानी सुने हो तो, या महाभारत कहने का मतलब मूवी में देखे हो और कहानी सुने हो, तो ये चीजें सुने हो। अज्ञात मतलब अपना प्योर ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपा के रहना। तो यहां पर जो है, यहां पर हुमायूं जो है, यहां पर जो है हुमायूं जो है शेरशाह सूरी के डर से, शेरशाह सूरी के डर से वो ईरान चला गया था, ईरान चला गया था और वहां पर अपना आइडेंटिटी नहीं बताया था। 12 साल के लिए एग्जाइल फॉर द 12 ईयर्स, 12 साल के लिए अपने आप को एक तरफ से एग्जाइल में रखा था। ध्यान रखिएगा। तो शेरशाह सूरी द्वारा 2 लगातार हार के बाद हुमायूं भाग गया था। वहां 12 वर्ष तक निर्वासन, निर्वासन या अज्ञातवास में रहा। ठीक है, उसके बाद देखो इन 3 years ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड कम बैक टू इंडिया। ठीक है, तो 15 साल बीच में गैप है, तो 12 साल यस एग्जाइल के हिसाब से था। ठीक है, और लास्ट 3 साल में उसने अपना आर्मी को रीऑर्गेनाइज्ड किया था और उसने दोबारा भारत को आया था। ठीक है, दोबारा भारत को आया था और फिर से जो है मुगल वंश का शुरुआत हुआ था। तो दोबारा जब आया था, ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे शेरशाह सूरी का बेटा रूल कर रहा था जिसका नाम है सिकंदर शाह सूरी। दोबारा हुमायूं जब वापस आया था 1555 में ही वापस आया था, उस टाइम पे शेरशाह का बेटा, क्या नाम है उसका, सिकंदर शाह सूरी रूल कर रहा था। और यहां पर जो शेरशाह का बेटा सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी।
जिसको बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा कहा जाता है। मच्छीवाड़ा मतलब लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में होगा, बट ये है पंजाब में, ध्यान रखिएगा, जिसको बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा कहा जाता है। तो ये लड़ाई किसके बीच में? हुमायूं और शेर शाह सूरी। यहां पर डेथ हो गया था उसी का बेटा सिकंदर शाह सूरी। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555। उसका रिजल्ट है कि यहां पर उल्टा हुआ था, मतलब मच्छीवाड़ा में हुमायूं जो है सिकंदर शाह, शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी को हराया था। तो इन द ईयर 1555 बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, इन द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुमायूं डिफीटेड सिकंदर शाह सूरी, और फिर से उसने जो है दिल्ली को कैप्चर किया, पंजाब को कैप्चर किया, और फिर से जो है मुगल वंश का फिर से जो है कंटिन्यूएशन हुआ। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहां पर 1555 में 1555 जिसको जो है कहा गया है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ठीक है, कहां पे है मच्छीवाड़ा? पंजाब में है। और ये बैटल किसके बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में और सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी कौन है? ये जो है सन ऑफ शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी, ठीक है, जो कि अंतिम शासक। ठीक है, ये वाज द शेर शाह सूरी वंश का अंतिम शासक जो है सिकंदर शाह सूरी है। ठीक है, मच्छीवाड़ा की लड़ाई जिसमें हुमायूं ने शेर शाह सूरी के पुत्र अंतिम सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को हराकर साम्राज्य पर फिर से जो है कब्जा कर लिया, मतलब रिकैप्चर द एम्पायर बाय डिफीटिंग द लास्ट सूरी रूलर सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, और फिर से जो है यहां पर चलना स्टार्ट हुआ। बट जैसे कि मैंने बताया था कि हुमायूं का मतलब तो फॉर्चुनेट है, लेकिन असल लाइफ में इतना फॉर्चुनेट वो था नहीं। जैसे ही जीता उसने, वो रूल कर सकता था, वो रूल जो है कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली अगले साल 1555 में जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, अगले साल ही 1556 में उसका जो है डेथ हो गया। कैसे डेथ हो गया? ठीक है, वो एक बड़ा सा लाइब्रेरी हुआ करता था पुराना किला के पास, जिसका नाम है शेर मंडल। ठीक है, उसके सीढ़ियों से गिरकर उसका अकाल मृत्यु हो गया था। बड़ा सा लाइब्रेरी, बड़ा सा फेमस, उस टाइम पे इंडिया का फेमस लाइब्रेरी हुआ करता था, वहां से गिरकर उसका डेथ हो गया था। ठीक है, तो ये उसके बाद जो है 6 महीने के आसपास ही रूल कर पाया था, इसलिए उसको एक कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेट है। देखो, पहला चीज तो है 1555 में वापस तो आया था, लेकिन 6 महीना तक ही रूल कर पाया। उससे पहले जो है सूरी, शेर शाह सूरी ने उसको हराया था। ठीक है, तो इसलिए वो एक्चुअली स्ट्रांगली मुगल एम्पायर को नहीं चला पाया, इसलिए उसको अनफॉर्चुनेट कहा गया, सिंपल सी बात है। बट ही ओनली रूल फॉर द 6 मंथ आफ्टर द विक्ट्री, ओनली फॉर द 6 मंथ, 6 महीना तक ही। लेकिन उस जीत के बाद उन्होंने केवल 6 महीना, ओनली 6 मंथ, 6 महीना तक ही जो है शासन कर पाया था, किया। ठीक है, एंड आफ्टर द विक्ट्री he died by an incident and fall from the staircase, सीढ़ी, staircase of his library का नाम है शेर मंडल। लाइब्रेरी का नाम क्या है? शेर मंडल, एट द पुराना किला। कहां पे है शेर मंडल? पुराना किला में है, दिल्ली में। कब हुआ था? 24 जनवरी 1556 में। तो ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1556 में दिल्ली के पुराना किला में उनके पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ी से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। दिस इज द अनफॉर्चुनेट डेथ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ था। ठीक, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है हुमायूं के बारे में कि हमीदा बानो बेगम, जिसको जो है हाजी बेगम भी कहा जाता है, जो कि हुमायूं का वाइफ है, उनके डेथ के बाद उसने क्या बनाया था? हुमायूं टम्ब बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हुमायूं टम्ब, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, ये कौन है? हमीदा बानो बेगम, जिसको हाजी बेगम भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, हमीदा बानो बेगम और हाजी बेगम सेम चीज है। वाज द वाइफ ऑफ हुमायूं, एंड आफ्टर हिज डेथ शी बिल्ड हुमायूं टम्ब। क्या बनाया था उसने? हुमायूं टम्ब बनाया था, हुमायूं टम्ब। ठीक है, हुमायूं का मकबरा बनाया था, हुमायूं टम्ब बना। ध्यान रखिएगा, शाहजहां जो है मुमताज यानी कि अपनी वाइफ के डेथ के बाद क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था।
अपने वाइफ की डेथ के बाद ताजमहल बना था, मतलब ये शाहजहां ने अपने टाइम पे, है ना, जो वर्ल्ड का लव का सिंबल है या इंडिया का लव का सिंबल है, आज के डेट में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा एक तरफ से कि हुमायूं के डेथ के बाद उनके वाइफ ने उनके लिए हुमायूं टर्म बनाया था, इन द मेमोरी ऑफ, कह सकते हो कि हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, दिस इज हुमायूं टर्म, ठीक है। देन उसके बाद जो है हुमायूं जो है, हुमायूं जो है, हुमायूं का बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम, ठीक है। ये ऑटो नहीं होगा, ठीक है, ये ऑटो नहीं, ये बायोग्राफी होगा, बायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मजीवनी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मजीवनी, जैसे कि बाबर ने खुद के बारे में खुद लिखा था, ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज बाबर नामा और तुजू के बाबरे। बट ये जो है ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये खुद नहीं लिखा था। ये किसने लिखा? देखो, हुमायूं नामा, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं के बारे में, was written by गुलबदन बेगम। ये कौन है? सिस्टर ऑफ हुमायूं इन द पर्शियन लैंग्वेज। तो उनके सिस्टर ने लिखे थे, तो ये ऑटोबायोग्राफी तो नहीं होगा, ये हो सकता है ये बायोग्राफी, आत्मकथा नहीं होगा, ये जो है केवल बायोग्राफी होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है। बट बाबर ने जो लिखा था वो ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और अकबर के टाइम पे भी बताऊंगा, आईने अकबरी, जिसको अकबरनामा भी कहा जाता है, वो भी जो है बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मुगल शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबके बारे में जो है हिस्ट्री है, लेकिन उसमें से दो रूलर हैं जिसमें से हुमायूं है और अकबर है, जो कि बायोग्राफी लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी नहीं, मतलब खुद से नहीं लिखे थे। उसका रीजन क्या है कि ये खुद से नहीं लिख पाए थे, क्योंकि एक तो उनका अज्ञातवास ये सब चीजों में चल रहा था, और उनका जो है अकाल मृत्यु बहुत यंग एज में हो गया था, इसलिए नहीं लिख पाए थे। शायद कुछ साल और बचते तो शायद लिखते, ठीक है। और दूसरा है अकबर। सर अकबर ने क्यों लिखे थे? वो तो 49 ईयर्स तक रूल किए थे, बताओ कौन बता सकता कि अकबर जो है खुद का ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखे थे? मैं मान जाऊंगा किसी ने अगर करेक्ट करेक्ट चीज बता दी तो, वाई अकबर जो है खुद नहीं लिखे थे अपना ऑटोबायोग्राफी। आईने अकबरी जो लिखा गया था, आईने अकबरी, दैट इज बायोग्राफी ऑफ अकबर, जिसको अकबर नामा भी कहा जाता है, ठीक है। अबुल फैजल जिसको लिखे थे, क्यों अकबर ने खुद नहीं लिखा था? बता सकते हो कोई? प्लीज, अगर बता सकते हो तो रिप्लाई करिए। अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था शायद, बिल्कुल करेक्ट है, इलिटरेट था, बिल्कुल अंगूठा छाप वाला था अकबर, पूरा अंगूठा छाप वाला था, उसको पढ़ाई लिखाई करना नहीं आता था, ना वो पढ़ सकता था ना वो जो है लिख सकता था, कंप्लीटली अनपढ़। देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा, देश मतलब मुगल काल का सबसे अच्छा शासक जो ऑलमोस्ट 49 ईयर तक रूल करना मजाक तो है नहीं, बट वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं था, पर देश को रूल कर रहा है। समझ रहे हो चीजें? तो कुछ भी पॉसिबल है भाई साहब, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। अनपढ़ होके भी आप अकबर जैसे 49 ईयर तक रूल कर सकते हैं, ठीक है। चाय वाला भी भाई साहब प्रधानमंत्री बन सकता है, ये पॉसिबल है, टोटली पॉसिबल है। तो अच्छी बात है ना। चलिए, अच्छी बात है या नहीं तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये चलता है, ये होता है, ठीक है। चलिए, तो हुमायूं नामा, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं का बायोग्राफी है, नॉट ऑटोबायोग्राफी, दैट वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा, नाम कितना इंटरेस्टिंग है, गुलबदन, नाम बढ़िया प्यारा सा लग रहा है, गुलबदन। और गुलबदन कौन है? सिस्टर ऑफ हुमायूं, हुमायूं का सिस्टर है। और ये कौन सा भाषा में? पारसी, पारसी लैंग्वेज में लिखे थे, फारसी लैंग्वेज में, दैट इज पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में लिखी गई थी। क्लियर है पॉइंट? दैट इज बायोग्राफी, ठीक है। अकबर बीरबल वाले ये अकबर हैं, बिल्कुल अकबर, वही अकबर बीरबल वाले अकबर, ठीक है। हाँ ठीक है, आएगा अगला शेरशाह सूरी के बाद अकबर के बारे में ही बात करेंगे मोस्टली अगले क्लास में। अकबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, ठीक है, ऑफ मुगल एम्पायर, सबसे इंपोर्टेंट रूलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए, तो जो पुराना किला आप दिल्ली का देखे हो, पुराना किला, ठीक है, कभी जाके देखना, ठीक है, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं, ठीक है, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं, बट इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय शेरशाह सूरी।
ध्यान रखिएगा, जो पुराना किला है, ठीक है, जो पुराना किला दिल्ली में है, आप कभी जाइएगा देखिएगा, कंस्ट्रक्शन वाज बिगन, कंस्ट्रक्शन का शुरुआत जो किए थे कौन है, हुमायूं, बट उसको कंप्लीट किसने किया था, उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किए थे शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पुराना किला, जिसमें जो है पूरा, उसमें कभी 7 बजे का शो है, होता था पहले, अभी भी होता होगा आई गेस, उसमें जो है दिल्ली सल्तनत के अचीवमेंट और रूलर्स के बारे में बहुत अच्छा से दिखाया जाता है, जैसे कि मूवी की तरह दिखाया जाता है, वो पुराना किला के पोस्टर में ही दिखाया जाता है, पुराना किला में ही दिखाया जाता है, बड़ा सा पर्दा टाइप करके, आप देखे होंगे शायद, ठीक है, नहीं देखे हो तो दिल्ली में जाओगे पुराना किला, तो रात में उस टाइम पे 7 बजे, अभी कितना बजे एग्जैक्टली मे भी टाइम चेंज हो सकता है, बट उस टाइम पे 7 बजे चलता था, शो वॉज फैंटास्टिक, जबरदस्त, मेरे हिसाब से 2 शो चलते थे, बहुत अच्छा लगता था दिखने में। अगर इतिहास में आपकी रुचि है, मजा आता है तो आप देख सकते, जैसे कि आपने अक्षरधाम मंदिर गए हो कभी, अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर में भी एक फाउंटेन शो होता है, फाउंटेन शो, वहां पर भी बहुत अच्छी चीज दिखाया जाता है, इंद्र के बारे में, अलग अलग अग्नि, अलग अलग भगवान के बारे में, और इट वाज लाइक स्पिरिचुअल, पानी, फाउंटेन शो, पानी और जो टेक्नोलॉजी का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको पूरा, मतलब मजा आएगा, देखने में मजा आएगा, इट्स वाज वेरी ब्यूटीफुल। अगर कभी दिल्ली में गए हो, अक्षरधाम मंदिर जाओगे तो वो दर्शन करके आना। और अक्षरधाम मंदिर में और एक क्या बोलते हैं, म्यूजियम भी है, वो बहुत प्यारा है म्यूजियम। नाम आमतौर पर म्यूजियम ऐसा है ना कि लोग म्यूजियम सुन के नहीं जाते हैं, है ना, बट वो म्यूजियम में इतना प्यारा चीजें सब हैं, आपको पूरा प्राचीन इतिहास पूरा शेयर करके आओगे अंदर, पूरा पूरा सब कुछ, राम जी, कृष्ण जी, उसके साथ जो लिविंग लेजेंड सब हैं, ठीक है, मतलब कालिदास से लेकर सारे जितने भी ग्रेट पोएट हैं, सब के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा, आपको मजा आएगा, ठीक है, तो आप कभी टाइम मिले तो जाइएगा जरूर, ठीक है, एनीवे, ठीक है, हाँ चलो, वो बाहर में नहीं है बेटा, वो इंटरनेट में नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा वहां पर ही लाइव शो, कुछ चीजें जो है ना इंटरनेट में मजा नहीं आता, कुछ चीजें जो है लाइव में ही मजा आता है ना। चलिए, तो पुराना किला दरिस शेरशाह सूरी ने बनाया है, ठीक है, ठीक है, और उनके जो हुमायूं नामा देखो, हुमायूं नामा, ठीक है, ये है हुमायूं नामा, ठीक है, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी थी। देन उसके बाद देखो, इन द ईयर 1533 हुमायूं बिल्ड द सिटी, जिसको दिन पनाह कहा जाता है, जो वर्ल्ड रिफ्यूजी सेंटर है इन दिल्ली फॉर द रिफ्यूजी, ठीक है। तो एक अच्छा चीज यहां पर बात करते हैं कि इन द ईयर 1533 में क्या हुआ था, हुमायूं जो है उसने बिल्ड सिटी ऑफ दिन पनाह, क्या है, सिटी ऑफ दिन पनाह, दिन पनाह, ठीक है, जो कि किस पर्पस में है, वर्ल्ड रिफ्यूजी के लिए था, रिफ्यूजी के लिए था, इन दिल्ली फॉर द रिफ्यूजी, एंड ही डिक्लेयर दिन पनाह टू बी द सेकंड कैपिटल, उसको जो है सेकंड राजधानी, एंड फर्स्ट कैपिटल वाज क्या था, फर्स्ट कैपिटल था काबुल में था, ठीक है। तो 1533 में हुमायूं जो है शरणार्थियों के लिए, ठीक है, रिफ्यूजी के लिए, शरणार्थी के लिए दिल्ली में दिन पनाह, जो बिस्र आश्रय शहर का निर्माण किया, उसने दिन पनाह को दूसरी राजधानी घोषित किया, पहला राजधानी काबुल है। तो वर्ल्ड में जितने भी शरणार्थी थे, यानी कि जितने भी रिफ्यूजी थे, उनका रहने के लिए, ठीक है, एक जगह बनाया था दिल्ली में, उसको सिटी ऑफ दिन पनाह कहा जाता है। ये वर्ल्ड के जितने भी लोग थे रह सकते वहां पर, और उसको बाद में सेकंड कैपिटल भी बनाया, और पहला कैपिटल ऑफ कोर्स दैट इज नोन एज, पहला कैपिटल काबुल वाज देयर। देखो, और एक चीज है, द पीरियड फ्रॉम 1540 to 1555 is known as the period of temporary eclipse for the Mughals और डार्क फेज फॉर द मुगल्स। उस पीरियड को क्या क्या कहा जाता है, टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ द मुगल्स, ठीक है, जो 1540 से 1555 तक की अवधि को मुगल के, ठीक है, अस्थाई ग्रहण, ठीक है, जो ग्रहण लग गया था, ठीक है, अस्थाई ग्रहण की अवधि के रूप में जाना जाता है, मतलब जिसको क्या कहा जाता है, टेम्पररी एक्लिप्स, एक्लिप्स मतलब अस्थाई ग्रहण, ग्रहण लग गया था, मतलब यानी कि डार्क फेज, यानी कि डार्क एज, काला दिन कहा जाता है, काला ईयर कहा जाता है, ठीक है। कब से कब तक, 1540 से लेकर 1550। उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, सूरी, सूरी डायनेस्टी,
आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है, शेर शाह सूरी आया था, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कनौज में हुमायूं को हराया था 1540 में, 1539 में चौसा, 1540 में जो है कनौज को हराया था हुमायूं को। हुमायूं भाग गए थे, ठीक है, और एस्केप एंड ही स्टे देयर इन एग्जाइल। उसी बीच में शेर शाह सूरी ने सूरी डायनेस्टी बनाया था। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी ने रूल किया था। हालांकि 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो कि पंजाब में है, शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी। हालांकि यहाँ पर उल्टा हुआ था रिजल्ट, हुमायूं ने जो है शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी को हरा के फिर से मुगल को फिर से जो है स्थापित किए थे। क्लियर है बेटा? चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में। हालांकि देखो ये मुगल्स नहीं है, शेर शाह सूरी जो है मुगल नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन शेर शाह सूरी से भी पुटअप होता है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक को कवर कर दे रहे हैं। 1540 से लेकर 45 तक उसी बीच में जो डार्क फेज या एक्लिप्स ग्रहण का जो एज माना गया है उसी बीच में आया था, ठीक है, शेर शाह सूरी ने उसी बीच में आया था। देखो तो एन एथनिक पश्तून शेर शाह टुक कंट्रोल ओवर द मुगल एम्पायर इन 1538, ठीक है, 1538 में पश्तून के हिसाब से, ठीक है, एक जातीय पश्तून शेर शाह ने 1538 में मुगल साम्राज्य पर अधिकार लिया था, ठीक है, एंड ही रूल्ड फॉर द 5 ईयर, बट ही वाज वेरी फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ठीक है। 5 साल तक शेर शाह सूरी ने रूल जरूर किया था, बट 5 साल में ही वो फेमस था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के लिए, जो प्रशासनिक चीजों के लिए। उसके साथ साथ जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के लिए भी ये जो है फेमस थे। ध्यान रखिएगा 5 साल तक, लेकिन वो प्रशासन और भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, भू राजस्व नीति और प्रशासन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो फेमस था, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या है, उसने क्या है, एबोलिश द जमींदारी सिस्टम। देखो एक चीज में समझते हैं यहां पर, उसने जो है भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था इन इंडिया, एंड इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उन्होंने जो है नई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। देखो पहले जो है जमींदार हुआ करते थे, उसको खत्म कर दिया। एक चीज देख लो, अकॉर्डिंग टू द न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, फार्मर एंड पीजेंट हैड टू गिव देयर 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एज द टैक्स टू द रूलर। देखो चीजें क्या है, पहले जो है जमींदारी सिस्टम हुआ, जमींदारी प्रथा था। जमींदारी प्रथा का मतलब है एक तरफ राजा रहेगा, नीचे जो है जनता रहेंगे, बीच में जो है जमींदार रहता था, और हर एक एरिया के लिए एक एक जमींदार हुआ करता था। उसका काम है, जैसे कि कुछ गांव होते थे, उस गांव का टैक्स कलेक्ट करना जमींदार के हाथ में होता था, और जमींदार ही टैक्स कलेक्ट करता था, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद जमींदार जो है राजा को देता था। मतलब इंटरमीडिएटरी के हिसाब से। देखो अगर मैं बात करूं उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कि सबसे ऊपर जो है किंग, ठीक है, सबसे ऊपर जो है किंग होते थे, उसके बाद जो है जमींदार होते थे, ठीक है, उसके बाद जो है जमींदार होते थे, ठीक है, जमींदार होते थे। उसके बाद जो है नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल पीपुल होते थे, नॉर्मल पब्लिक लोग होते थे, नॉर्मल लोग होते थे। तो जमींदार जो है कुछ विलेज का हेड होते थे, तो पब्लिक किसको टैक्स देते थे, जमींदार को। उस केस में जमींदार ज्यादा टैक्स वसूल करता था पब्लिक से, क्योंकि जितना टैक्स वसूल करेगा उसका परसेंटेज के हिसाब से उसको सैलरी मिलता था। उसको जमींदार का जो सैलरी है वो टैक्स के परसेंटेज के हिसाब से मिलता था। तो उसका मतलब एज सिंपल इज दैट, ज्यादा पब्लिक से वो टैक्स कलेक्ट करेगा तो उसको भी रेवेन्यू या उसका जो सैलरी है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका परसेंटेज वो रखता था। क्लियर है पॉइंट? सो दैट्स व्हाई जमींदारी जो है चूसते थे, खून चूसते थे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि वो उनका पेट भरना था, उनको अमीर होना था। क्लियर है पॉइंट? तो उस सिस्टम को उसने हटा दिया। उसने कहा जमींदार सिस्टम नहीं रहेगा। अब क्या होगा, ये पब्लिक जो है, लोग जो है डायरेक्टली राजा को टैक्स देंगे। और कैसे देंगे टैक्स, कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/3 जो है देंगे, ठीक है,
जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना देंगे 1/3, यानी कि केवल जो है 33% टैक्स देंगे। उस टाइम पे 50-60% भी जमींदार टैक्स ले लेते थे, अब जो है टैक्स जो है 1/3 देंगे, जिसमें क्या हुआ कि जो परसेंटेज पब्लिक देते थे उसमें से कम देना पड़ रहा है, ये भी खुश और राजा भी खुश, राजा के पास ज्यादा परसेंटेज आ रहा है। तो जमींदार जो फायदा उठा रहे थे उनका जो है, जो कह सकते हो कि मीडिएटर जो था उनको हटा दिए थे, ठीक है। ये एक अच्छा रिफॉर्म उन्होंने किया था। क्लियर है पॉइंट, जमींदारी सिस्टम को हटा के। उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद देखो शेरशाह स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट ऑल ओवर इंडिया, वेट एंड मेजरमेंट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, एंड इशू द फर्स्ट रुपया फ्रॉम टाका एंड ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द पोस्ट। देखो एक एक करके करते हैं। शेरशाह ने पूरे भारत में वजन मापने के लिए, ठीक है, वजन और माप का मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण किया। मानकीकरण क्या मतलब, क्या है, स्टैंडर्डाइज। शेरशाह स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या है, उसका मतलब पहले क्या होता था, जैसे कि आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में 1 kg मतलब 1 kg सेम चीजें चलता है, 2 kg का मतलब सेम चीजें चलता है, ठीक है ना। आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में एक स्टैंडर्डाइज है, एक चीजें चलता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, लोगों के पास छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे, ठीक है, लोगों के पास, किसी के पास ये पत्थर, किसी के पास ये, किसी के पास ये, अपने अपने साइज के वो पत्थर रखते थे, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं था, और अपने हिसाब से ही वो नापते थे, तोलते थे और देते थे। उसका कोई, जैसे कि ये 1 kg 2 kg ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, और हर जगह पे सेम नहीं था। ये एक दुकानदार का इस तरह हो सकता है, दूसरा दुकानदार का इस तरह भी हो सकता है, दूसरा दुकानदार का इस तरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी अलग अलग हो सकता है। तो जिसको जो पत्थर टाइप या जो वजन करने का टाइप मिल गया वो अपने हिसाब से रख सकता है। उसने ये सिस्टम को खत्म करके उसने क्या किया कि नहीं, अब जो है एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होगा, पूरे भारत में एक ही प्रकार का नापा जाएगा। 1 kg मतलब 1 kg, 2 kg मतलब 2 kg, आधा केजी मतलब आधा केजी, ठीक है। तो वो चीजें पहला क्या है, उसको कहा गया है दी स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजरमेंट ऑल ओवर इंडिया। उसका मतलब है पूरे भारत में वजन और माप का मानकीकरण किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखो ही इशू द रुपया फ्रॉम टाका, ठीक है, किया, और टाका से पहला रुपया जारी किया, ठीक है। रुपया जो नाम आज के डेट में इंडिया का नाम रूपी है, यहां से तो शुरुआत हुआ है, सभी देश का अलग अलग है, तो रुपया यहां से शुरुआत हुई है, ठीक है, एक तरफ से। एंड उसने रीऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम को उसने इंडियन सब कंटिनेंट में रीऑर्गेनाइज किया था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में डाक प्रणाली को पुनर्गठित किया, जो पोस्टल सिस्टम था। हालांकि आज के डेट में इंडियन पोस्टल सिस्टम जो है इतना नहीं चलता है, बट एक दिन था पोस्टल सिस्टम का बहुत ज्यादा वैल्यू था उस टाइम पे। आज के डेट में इंटरनेट का जमाना है, आप लोग पैसा भी भेजते हो, खत भी भेजते हो, अपना इमोशन भी भेजते हो, सब चलता है इंटरनेट में। इंटरनेट की वजह से एक एक कुछ सेकंड के थ्रू जो है आप लाखों रुपया भेज देते हो, या फिर मैसेज कर देते हो किसी को अपना दिल की बात बता देते हो। उस टाइम पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कबूतर जा 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 वाला सिस्टम था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे पोस्टल वॉज वेरी क्रुशियल, बट अभी जो है पोस्टल सिस्टम इतना ज़्यादा क्रुशियल नहीं है, उस टाइम पे पहले हुआ करता था, ठीक है। तो कुछ जो है ऑफिशियल मेल डिलीवरी के लिए ही काम देता है, बट जो मेन चीज़ें जो है पोस्टल डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एनीवे, तो शेरशाह कैप्चर, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पुरानी चीजें, जैसे कि एसटीडी बूथ हुआ करते थे, वो अब नहीं है, मोबाइल ने खा लिया है। पहले जो है साइबर कैफे हुआ करते थे, ठीक है, आपको पता होगा। एसटीडी बूथ में हम लोग जो है फोन करने के लिए किसी से लाइन में लगना पड़ता था और अपना टाइम आने पर बात करते थे, आप सोचो। और साइबर कैफे हुआ करता था इंटरनेट के लिए, हम जो है, ठीक है, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया ऐसे देते थे, और इंटरनेट का कुछ टाइम आधा घंटा या 1 घंटा करते थे, और उसमें हमें टाइम मिलता था तो हम उसको यूज करते थे। आज के डेट में आपके मोबाइल में 24/7 जो है इंटरनेट फैसिलिटीज है, ठीक है, आप किसी को कब चाहे फोन कर सकते हो, मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ये जो मोबाइल है ना आपका, ये जो मोबाइल है भाई साहब, ये जो मोबाइल है, इसने बहुत सारे सिस्टम को चेंज करके रख दिया है।
मतलब आपका रेडियो को ये उसने चुरा लिया है, आपका जो है साउंड सिस्टम को उसने ले लिया है, आपका वॉच को उसने ले लिया है, आपका जो टीवी है उसमें है, आपका जो कैमरा है उसमें है, आपका जो वीडियो है उसमें है, आपका जो मतलब बहुत सारी चीज़ें पोस्टल डिपार्टमेंट को उसने खा लिया कंप्लीटली, इंटरनेट फैसिलिटीज़ को खा लिया, मनी ट्रांजेक्शन को खा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में मोबाइल में हो जाता है। अभी तो एजुकेशन भी देखो, एजुकेशन भी आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे-बैठे मोबाइल के थ्रू जो है आप पढ़ रहे हो। तो धीरे-धीरे पूरा जो है मोबाइल चेंज हो रहा है। मेरा स्टडी तो पूरा फ़ोन पर ही डिपेंडेंट है। बिल्कुल, एजुकेशन भी मोबाइल पे हो गया आज के डेट में, समझ रहे हो तो? कितना दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। और आगे-आगे देखो क्या-क्या चीज़ें होती है। ठीक है, एनीवे, ठीक है? तो ये चेंजेस हैं, ठीक है? तो शेरशाह कैप्चर द चुनार फोर्ट, ठीक है? शेरशाह क्या है? कैप्चर द चुनार फोर्ट यूपी एंड मैरिड द लैड मलिका, और लैड मलिका से उसने शादी कर लिया था, ठीक है? अब ये एक फनी सा स्टोरी है, ठीक है? चुनार पोर्ट, ये लैड मलिका कौन है? चुनार पोर्ट का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, चुनार पोर्ट का जो गवर्नर जनरल था उसकी वाइफ, ठीक है? चुनार पोर्ट का जो गवर्नर जनरल था उसकी वाइफ, खूबसूरत वाइफ थी जिसका नाम है लैड मलिका। तो शेर शाह ने चुनार पोर्ट को कैप्चर किया था और चुनार पोर्ट के साथ साथ उसके वाइफ से भी शादी कर लिया था। उस टाइम पे वो सिस्टम था बेटा, दोनों राजा महाराज अगर लड़ाई करेंगे, आपस में लड़ाई होती थी, आप अगर सामने वाले को हरा देते तो उसका सारा चीज जो है तुम्हारा होता था। उसका जो धन है, दौलत है, हीरे मोती माणिक्य, प्रॉपर्टी, सैनिक, सब कुछ, इवन देख रहे हो ना, बीवी तक भी ये लोग उठा के ले आते थे। आज में वो सिस्टम नहीं है बेटा, आप पावरफुल हो तो किसी को मार के उसका बीवी को नहीं नहीं करोगे, आपके खिलाफ केस लग जाएगा, ऐसा करना भी मत, ठीक है ना सिद्धांत, ऐसा करना भी मत, ठीक है? तो ये आज के डेट में इलीगल है, पहले जमाने में चलता था, तो आज के डेट में ये नहीं चलेगा, है ना, आप जेल जाओगे सीधा। चलिए, एनीवे दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक, एनीवे। सो उसने जो है, ठीक है, चुनार पोर्ट, शेर शाह कैप्चर द चुनार पोर्ट एंड ऑल्सो मैरिड विथ लैड मलिका। लैड मलिका कौन है? लैड मलिका वाज द वाइफ ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है? उससे उसने शादी कर लिया था, ठीक है? और उसके बाद जो है ही ऑल्सो कैप्चर, ठीक है, कौन कौन सा एरिया देखो, मलबा, ठीक है, रथम्बोर, ठीक है, मारवाड़, ठीक है, चित्तौर, और जो है कलिंजर। कलिंजर कहाँ पे है? एमपी में है। ये सब देखो, ये कभी कभी पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? और कौन सा ईयर में और कहाँ पे है ये तो पता चल जाएगा। 1542 में बेटा मलवा को कैप्चर किया था, जो है राजस्थान में है। 1542 में ही देखो, ये तीनों जो है 42 में है। 1542 में रतंबोर जो कि राजस्थान में, उसको कैप्चर किया था। 1542 में ही जो है मारवाड़ जो राजस्थान में है उसको भी कैप्चर किया था। 1544 में चित्तौर जो कि राजस्थान में है उसको भी कैप्चर किया था, और 1545 में कलिंजर जो कि एमपी में है उसको जो है उसने एक्सेप्ट किया था, मतलब कैप्चर किया था, ठीक है? अभी दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये जो मलवा, रथम्बोर, मेवाड़, चितर, उनकी वाइफ को भी ये उठा के ले आया क्या? ठीक है, इतना हिस्ट्री में नहीं है डिटेल में, शायद नहीं, शायद ये ऐसा हो सकता है कि लैड मलिका उसको ज़्यादा पसंद आई है तो उठा के ले आया हो, शायद उसके बाद, हाँ, लेकिन ये एरिया को कैप्चर किया था। क्लियर है पॉइंट? ऑलराइट। सो ये जो चीजें हैं, क्लियर है, ये जो चीजें हैं, दिस इज द टाइम ऑफ द, दिस इज द टाइम, क्या ये क्या है, ये दिस इज द टाइम ऑफ शेरशाह सूरी। और एक चीज बता दूं, एक राजा ऐसे भी थे जिनका 3000 वाइफ था, 3000 वाइफ। और सोचो आप, ठीक है, सिद्धांत खुश हो गया क्या? जिसका 3000 वाइफ थे, ठीक है, और सोचिए तीन साल में 365 दिन होता है, मतलब वो वाइफ को भी टाइम नहीं दे पाता होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, राइट? और उस टाइम पे ऐसा होता था, राजा महाराज कहीं पर भी जाते थे, कोई भी पसंद आ जाता था तो उनसे शादी करते थे। इसीलिए जो सुंदर लड़कियां होती थी ना, राजा महाराज से ये लोग बचते थे, खासकर जो मुस्लिम रूलर हुआ करते थे, और जो हिंदू के खूबसूरत लड़कियां होते थे उनसे बचते थे, क्योंकि उनको पसंद आ गया तो वो शादी कर लेते थे, ठीक है? और ऐसा होता था कि कहीं पर भी किसी से शादी कर ले,
उसको जो है वो राज्य जो है उस रानी का नाम कर देते थे, और कभी कभी वो विजिट करने आएंगे 6 महीने में, 1 साल में, इस तरह का बहुत सारी रानियां भी हुआ करता था, ऐसे भी लोग जो है थे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब देखो एक और मजेदार चीज है कि ही क्रिएटेड द जुडिशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, एक जो है जुडिशियल डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया था, जिसको जो है मुकद्दमा कहा जाता था। मुकद्दमा कहा जाता था। whose main his function was to give justice to the people। ठीक है, जो गिव जस्टिस टू द पीपल। ठीक है, एक चीज यहां पर देख सकते हो कि उन्होंने एक न्यायिक विभाग का स्थापना किया था, न्यायिक विभाग, जिसे मुकद्दमा, न्यायिक विभाग जिसको क्या कहा जाता था, मुकद्दमा कहा जाता था, मुकद्दमा का नाम पे जाना जाता था, और जिसका मुख्य कार्य लोगों को क्या है, न्याय देना। न्याय देना, ध्यान रखिएगा, मुख्य काम क्या है, लोगों को न्याय देना। एक अच्छी बात है ना, एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम, ऐसा जुडिशियल सिस्टम जो कि आज के डेट में भी देखो नेपोटिज्म चल रहा है। आज के डेट में भी जो है, जो जजमेंट जो है कभी कभी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन उस टाइम पे एक अच्छी बात थी, मुकद्दमा था जो लोगों को न्याय देखने के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड बर्थ प्लेस, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग और ये सबसे भेदभाव नहीं करके इक्वालिटी, सबको जो है समान समान के हिसाब से जजमेंट देना। तो उस टाइम पे मुकद्दमा वाज देयर, मुकद्दमा वाज देयर। ठीक है, उसके साथ साथ देखो उन्होंने सूरी फर्दर डेवलप द हुमायूं, हुमायूं दिन पनाह को, हुमायूं टाइम पे जो उन्होंने बनाया था दिन पनाह सिटी, जो मैंने बताया था आप लोगों को, दैट वाज द सेकंड कैपिटल, है ना। सेकंड कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल क्या था, काबुल था। सेकंड कैपिटल जो बनाया था हुमायूं को, हुमायूं दिन पनाह को, एंड नेम्ड इट शेरगढ़, उसको उसने जो है नाम चेंज कर दिया, किसका, शेरगढ़ के हिसाब से, एंड रिवाइव द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ द पाटलिपुत्र, तो उसका नाम जो है शेरगढ़ रख दिया दिन पनाह को। और जो हिस्टोरिकल सिटी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, हमने डिस्कस किया था, है ना, पटना। और पटना जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, मैंने बताया था महाजनपद, सबसे पावरफुल महाजनपद जो है वो पटना है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता, ये जो है पटना जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम। ठीक है, पटना जो है वन ऑफ द मोस्ट, आज के डेट में बिहार है, बिहार जो है इतना डेवलप था जितना पहले, उतना नहीं है। और बिहार से गौतम बुद्ध हैं, बिहार से महावीर जैन हैं, बिहार से ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी हैं, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उस टाइम पे, लेकिन आज के डेट में बिहार वैसा वाला नहीं है। ठीक है ना। तो लेकिन जो पटना था, पाटलिपुत्र, मतलब कह सकते हो कि दैट इज मौर्यन काल में, गुप्त काल में, या फिर महाजनपद के टाइम पे सबसे पावरफुल हुआ करता था, और राजधानी भी था। तो उसको भी उसने जो है क्या किए थे, रिवाइव किए थे। ठीक है, पाटलिपुत्र ऐतिहासिक शहर को पुनर्जीवित उन्होंने किया था। ठीक है, उसके साथ साथ एक मजेदार चीज देखो, ही एक्सटेंडेड द ग्रांड ट्रंक रोड, he extended the Grand Trunk Road from, that is Chittagong in the frontier of provinces of the Bengal, जो कि बंगाल से है, in the north east of India, to Kabul in the अफगानिस्तान, टू काबुल, जो आज के डेट में देखो ध्यान रखिएगा, जो ग्रांड टोन NH1 प्लस NH2, मतलब बंगाल से अफगानिस्तान तक था। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है, देखो एक छोटा सा मैं एनएच के बारे में बता देता हूं, आप लोगों को याद रहेगा। देखो थोड़ा सा एनएच के बारे में बता देता हूं, आपको याद रहेगा। ठीक है ना, देखो देखो एनएच के बारे में थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दो, ताकि इस टॉपिक से भी रिलेट हो जाएगा और ज्योग्राफी से भी रिलेट हो जाएगा। देखो बेटे, आपको मैप बनाना आता है कि नहीं, इंडिया मैप? देखो सिंपल तरीका है, ऐसे बनाइएगा मैप, इट्स वेरी सिंपल। इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, इतना ही तो है। ठीक है, उसको बस हो गया मैप। ठीक है, ये है श्रीलंका। ठीक है, तो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। और ये अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल सी बात है, ये है बेटा दिल्ली, ठीक है, ये है मुंबई, ये है चेन्नई, और ये है आपका कोलकाता, राइट। तो ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो चार है, दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये जो है आपका दिल्ली,
ये जो है आपका मुंबई, मुंबई, ये जो है आपका चेन्नई। ये आप लोग कर लो, अपना मैप पेन पेपर उठा के ये कर लो पिक्चर। ये है आपका कोलकाता। देखो आज के डेट में अगर मैं एनएच की बात करूं, नेशनल हाईवे की बात करूं, एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की बात करूं, ये एनएच नंबर 2 है, ये एनएच नंबर 3 है, ये एनएच नंबर 4 है, और ये बेटा एनएच नंबर 5 है। ठीक है, मतलब एनएच नंबर 2 जो है, और ये जो है दिल्ली टू अमृतसर जो है एनएच नंबर 1 है। ठीक है, तो देखो NH1 जो है, ध्यान रखिएगा, NH1 कहां से है? दिल्ली, दिल्ली टू, दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर। और NH2, NH2 कहां से कहां तक? कोलकाता टू दिल्ली, कोलकाता टू दिल्ली। ठीक है ना। और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, कोलकाता से लेकर दिल्ली से होकर अमृतसर से होकर ये पूरा अफगानिस्तान तक, यानी कि NH2 जो है, मतलब जो GT रोड, ये टोटल अफगानिस्तान से जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GT रोड भी कहा जाता है, GT रोड जिसका फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक, ट्रंक रोड, जो कहां से कहां तक है बेटा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बंगाल तक, बंगाल तक है। समझ में आया चीजें? ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर अफगानिस्तान से बंगाल तक है। ठीक है, तो आज के डेट में ये NH2 भी है। ये जो टोटल यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, टोटल जो है दिस इज नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड। ये जो है क्या है? ये टोटल जो है ये जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसमें NH1 भी है, दिल्ली टू अमृतसर जो है NH1 है, और कोलकाता टू दिल्ली NH2 है। मतलब NH2 भी है, NH1 भी है। हालांकि ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अफगानिस्तान तक है, उस टाइम पे बनाया गया था, उस टाइम पे बनाया गया था। और सिंपल तरीका है उसको याद करने का, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई को देखो, सेकंड NH, थर्ड NH, फोर्थ NH एंड फिफ्थ NH। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ NH। ठीक है, ये हालांकि देखो ध्यान रखिएगा, जो थर्ड वाला है ये आगरा, देखो सेकंड वाला कोलकाता टू दिल्ली है, थर्ड वाला जो है आगरा से मुंबई है, और फोर्थ वाला जो है मुंबई से जो है चेन्नई है, और फिफ्थ वाला जो है चेन्नई से कोलकाता। उसके साथ और भी याद रखना चाहते तो बता देता हूँ, सीधा एक है जो मुंबई टू कोलकाता, ये 6 नंबर NH है, और वाराणसी टू कन्याकुमारी, मतलब ऐसा देखो, ये मुंबई टू कोलकाता हो गया 6 नंबर, और ये ऐसा क्रॉस 7th नंबर वाराणसी टू कन्याकुमारी। तो ये जो हो गया आपका वाराणसी टू, ये जो हो गया आपका कन्याकुमारी, ये कितना है? NH नंबर 7 है, NH नंबर 7 है। और ये जो वाराणसी टू कन्याकुमारी, ये बढ़कर जो है श्रीनगर तक हो गया है NH24, NH24, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट NH इन द इंडिया, NH24, जो कि पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन कर दिया। NH1 और NH2, दिस इज नोन एज GT रोड। ये जो है आपको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज GT रोड। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूरा आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, NH2, 3, 4, 5, 6 और 7, और GT रोड जो है NH2 और NH1 और अफगानिस्तान तक GT रोड है। ठीक है, चलिए ये आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए काम में आएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि NH1 और NH2 है। चित्तौड़गढ़ जो कि फ्रंटियर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल से लेकर काबुल तक, यानी कि अफगानिस्तान तक है। ठीक है, ठीक है, ये था आपका जो है क्या अबाउट द शेरशाह सूरी। अगले क्लास में हम लोग, ये खत्म हो गया शेरशाह सूरी के बारे में और हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, आप जो है मुझे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, बिंदास। ठीक है।